गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मैम। गुड कल मॉर्निंग हमने मैम। इंटेलिजेंस चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें उसके मीनिंग, डेफिनेशन और टाइप्स पढ़ लिए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। दो कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए। उसमें पहला कॉन्सेप्ट है हमारा मेंटल एज। मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु। मानसिक आयु क्या होती है? मेंटल एज। अभी तक आपने बस एज के बारे में आपसे बस एक ही प्रश्न आया होगा आपके सामने, आपकी उम्र क्या है? ठीक, आपसे किसी ने कभी नहीं पूछा होगा आपकी मानसिक आयु क्या है। ठीक, आज इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को। तो साइकोलॉजी में कोई इंडिविजुअल है, उनकी आयु को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है उनका क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हम वास्तविक आयु कहते हैं, और दूसरा होता है उनका मेंटल एज, मानसिक आयु। तो हर व्यक्ति, एक तो उसका वास्तविक आयु है क्रोनोलॉजिकल, या जिसे हम तैथिक आयु भी कह सकते हैं, है ना। तो तैथिक आयु जो है मतलब जन्म से लेकर अब तक का की जो समय अवधि है, जैसे मान लो 22 वर्ष, 2 माह, 15 दिन। तो ये जो चीज है, जन्म से लेके अभी तक का जो समय व्यतीत किया है उसने, वो उसका क्रोनोलॉजिकल एज कहलाता है। ठीक, अब आते हैं हम मानसिक आयु क्या है, मेंटल एज क्या है। तो मेंटल एज जो होती है, कैपिटल एम और कैपिटल ए से हम इसे डिनोट करते हैं। ये क्रोनोलॉजिकल एज से बिल्कुल अलग है। इसका प्रयोग इंटेलिजेंस को मेजर करने में किया जाता है। ठीक है, इस पे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे शोध किए, लेकिन मेंटल एज जो कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहले इसका प्रतिपादन जो है बिनेट और साइमन ने किया। ठीक है, बिनेट और साइमन ने, स्पेलिंग लिख लीजिए, BINET, बिनेट और साइमन, SIMON, बिनेट और साइमन ने। बिनेट और साइमन ने सबसे पहले मेंटल एज कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है, और टुकमैन ने 1975 में इसको परिभाषित किया और कहा यह एक ऐसा स्कोर है, प्राप्तांक है, जिसका निर्धारण अपने ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। क्या मतलब हुआ? ये एक ऐसा स्कोर है जिसमें क्या करते हैं हम, इस स्कोर का निर्धारण कैसे करते हैं कि अपने से कम या ज्यादा उम्र के बच्चे के साथ उसका औसत निष्पादन करके हम इस स्कोर को माप सकते हैं। ठीक है, कैसे मापते हैं इसको, मानसिक आयु को? तो क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई बुद्धि परीक्षण, सपोज करो कोई बच्चा, उसका क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 8 इयर्स का है। ठीक, अब कोई ऐसा बुद्धि परीक्षण लेते हैं जो 6 ईयर के बच्चे के लिए बनाया गया है। अगर वो उसको सफलतापूर्वक कर लेता है, ठीक है, तो उस बच्चे की आयु जो है वो 6 साल होगी। या कोई 8 साल का बच्चा है और वो किसी 10 साल के बच्चे के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षण को सफलतापूर्वक कर लेता है, तो उस बच्चे की जो मानसिक आयु होगी वह 10 वर्ष की हो जाएगी। ये बात यहां तक समझ में आई? जैसे कोई बालक जो है वह 8 वर्ष का है और वह 10 या 12 वर्ष, चलो 12 वर्ष के बच्चों के लिए बनाए गए परीक्षण को सफलतापूर्वक कर लेता है, तो उस बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज 8 साल है, लेकिन उसका जो मेंटल एज है वो क्या कहलाएगा, वो 12 वर्ष का कहलाएगा। ठीक, तो मानसिक आयु ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है कि इसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो मानसिक आयु को इंटरप्रेट करने के लिए कि जब कोई इंडिविजुअल अपने क्रोनोलॉजिकल एज से कम एज के ही परीक्षण को बना पाता है, उसको बनाने में सफल हो पाता है, तो वह मंद बुद्धि का माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वास्तविक आयु से उसका जो मेंटल एज है, मानसिक आयु है, वो कम हो गया। ठीक, अब दूसरी परिस्थिति क्या होगी कि जब कोई बालक अपनी वास्तविक आयु से ज्यादा, है ना, जैसे 8 साल का था और 12 साल के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षण को वो सफलतापूर्वक बना लेता है, तो अपनी वास्तविक आयु से ज्यादा आयु के बुद्धि परीक्षण को वो सफलतापूर्वक बना लेता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या हो गई, 12 वर्ष हो गई। यानी जब उसका वास्तविक आयु से ज्यादा उसकी मानसिक आयु हो गई, तो वह बच्चा बुद्धिमान, तीव्र बुद्धि वाला माना जाएगा। ठीक, अब तीसरा एक और कंडीशन है यहाँ पर। तीसरी कंडीशन में क्या है कि जब कोई बालक
अपने क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर ही, यानी 8 वर्ष का था और 8 ही वर्ष के अनुसार वो परीक्षण को सफलतापूर्वक बना पा रहा है। तीसरा कंडीशन ये भी होगा, कम वाले में तो वो सफल हो जा रहा है, लेकिन ज्यादा वाले में नहीं होकर के अपने ही एज ग्रुप के लिए बनाए गए परीक्षण में सफल हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वह बालक सामान्य बुद्धि का बालक कहलाएगा। क्लियर है यहाँ पर? यह एक बार और समझाओ। मैम क्लियर है। क्लियर है मैम। ठीक है, तो मानसिक आयु क्लियर हो गया। मानसिक आयु के बाद एक और टर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको समझ लेते हैं, है ना। दूसरा है हमारा आईक्यू, इंटेलिजेंस कोसेंट या बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, ये जानना भी जरूरी है। बुद्धि लब्धि जो है, बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? अभी नाम बताया था, बिने और साइमन ने, जिन्होंने सबसे पहला मेंटल एज के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। तो जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बनाया वह बिने और साइमन ने। कल मैंने कहा था आपको कि आप हमेशा याद रखेंगे कि बोरिंग ने सबसे पहले क्या किया था, बुद्धि की परिभाषा दी थी, याद रखना, कंफ्यूज मत करना। और बिने एंड साइमन ने क्या किया था, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। क्लियर है यहाँ पे? यस मैम। यस मैम। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु, मेंटल एज के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया, है ना। परंतु इससे मनोवैज्ञानिक अधिक संतुष्ट नहीं हुए थे। तो 1916 में बिने और साइमन परीक्षण का सबसे पहला प्रमुख संशोधन, मतलब रिवाइज्ड बिने एंड साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया। किसके द्वारा? टर्मेन के द्वारा, TERMAN, टर्मेन के द्वारा बनाया गया 1916 में। 1905 में बुद्धि परीक्षण विकसित किया बिने एंड साइमन ने, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने एंड साइमन ने 1905 में विकसित किया। लेकिन जो इसमें बुद्धि को जो मापा जा रहा था, मेंटल एज के अनुसार मापा जा रहा था, तो इससे संतुष्टि नहीं हुई। तो 1916 में टर्मेन ने बिन्हे एंड साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट का एक संशोधित रूप, रिवाइज्ड वर्जन निकाला, है ना। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया, है ना, संशोधन। तो संशोधित बिने एंड साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट इसका नाम रखा गया। ठीक, तो इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस कोसेंट शब्द को इस्तेमाल पहली बार किया गया बुद्धि को मापने के लिए, यानी कि मेंटल एज की जगह पर यहाँ पर आईक्यू टर्म का इस्तेमाल किया गया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब आईक्यू है क्या? तो आईक्यू जो है, बुद्धि लब्धि आईक्यू, मानसिक एज, मतलब मानसिक आयु, मेंटल एज तथा क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब वास्तविक आयु का एक अनुपात है। ठीक है, क्या है? आईक्यू जो है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का एक अनुपात है, जिसमें हम 100 से जिसे हम 100 से गुना कर प्राप्त करते हैं। ठीक, इसीलिए चूंकि 100 से हम इसे गुना करते हैं, तो इसीलिए इस अनुपात को अनुपात बुद्धि लब्धि, रेशियो आईक्यू भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी आपसे कोई रेशियो आईक्यू पूछ दे तो भी आपके लिए डेफिनेशन यही होगा कि कैसे प्राप्त होता है बुद्धि लब्धि या रेशियो आईक्यू। तो मानसिक आयु तथा क्रोनोलॉजिकल आयु जो होती है, उसका वो क्या होता है, रेशियो होता है, और उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। आई क्यू लिखिए, कैपिटल आई कैपिटल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल MA अपॉन CA इंटू 100। यहाँ पे IQ इंटेलिजेंट कोसेंट है, MA मेंटल एज है, और CA क्रोनोलॉजिकल एज है, और इंटू 100। ठीक है, तो अब किसी का आईक्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे का वास्तविक आयु लिख लेंगे CA की जगह पे, इंटू 100 है ही। और मेंटल एज कैसे निकालेंगे? मेंटल एज निकालने के लिए हम परीक्षण लेंगे, कोई भी परीक्षण लेंगे, किस एज ग्रुप के लिए बना हुआ है, उस परीक्षण को हम एडमिनिस्टर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसका स्कोर ले लेंगे, स्कोर से हम वहां पे उसको कैलकुलेट करके उसका मेंटल एज ले लेंगे, उस मेंटल एज को यहाँ डालेंगे, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो उसका आईक्यू निकल जाएगा। अब आईक्यू निकलने के बाद इसके इंटरप्रिटेशन के लिए आईक्यू इंटरप्रिटेशन टेबल अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। उसमें क्या होता है कि एक साइड में
जो वैल्यू ऑफ आईक्यू लिखा होता है और दूसरे साइड में उसकी मीनिंग लिखी होती है। तो जब इस फॉर्मूले से हम आईक्यू निकालते हैं, तो सपोज करो कि किसी का 80 आया है, ठीक है। तो जिस साइड वैल्यू ऑफ आईक्यू लिखा है ना, तो वहां पे कुछ वैल्यूज लिखे हैं। तो ये अभी नोट्स जब भेजूंगी तो आप देख लेंगे, कुछ वैल्यूज लिखे हैं जैसे कि 140 या इससे अधिक, हाँ, 120 से 139, 110 से 119, ऐसे करते हुए नीचे आए हैं और 60 से 69, 20 से 49 और 20 या उससे कम, ऐसे करके एक सीक्वेंस बना हुआ है। तो जैसे इस साइड उसका मीनिंग भी दिया गया है कि अगर किसी बच्चे का आईक्यू 140 या उससे अधिक है तो उसको हम बहुत जीनियस मानेंगे। जैसे कहा कि वैल्यू 80 से 90 के बीच में आया है, तो 80 से 90 में देखेंगे तो वो डल बच्चा समझा जाएगा। 90 से 109 के बीच में वह सुपीरियर चाइल्ड माना जाएगा। ठीक, तो आईक्यू निकाला और आईक्यू की इस टेबल से वैल्यू से हमने उसको क्या किया, इंटरप्रेट कर दिया। क्लियर है? आईक्यू समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कैसे मेजर करते हैं इंटेलिजेंस को, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट होती है। है ये। उसको मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस को पढ़ने से मैं खुद पहले कर सकता हूँ कैसे? मनीष क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मानसिक आयु के जो टेस्ट होते हैं वो किस तरह के होते हैं, क्या इसे मैं खुद कर सकता हूँ? हाँ हाँ, खुद भी कर सकते हैं। अभी अगर खुला होता कॉलेज तो मैं आपको बुकलेट दिखा देती। स्टैंडर्डाइज टेस्ट काफी सारे हैं हमारे पास अपने वहाँ लाइब्रेरी में। तो जब कभी खुलेगा मैं आपको दिखा दूंगी, या कभी हमारे लिए खुल गया तो मैं लाके आपको ऑनलाइन भी दिखा दूंगी। तो ऐसा होता है, ये टेक्स्ट बुकलेट की तरह होता है। इसमें क्वेश्चन बने होते हैं, स्टैंडर्डाइज होता है ये। नॉन स्टैंडर्डाइज भी हम बना सकते हैं टीचर में, लेकिन उसके लिए आपको अभी टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा कैसे बनाया जाता है। तो ये जो टेस्ट होते हैं इनमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रख के इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको डेवलप करते हैं। तो उसमें क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आप दीजिए बच्चे को, क्वेश्चन बना के वो आपको दे देगा। तो उसकी स्कोरिंग का पैटर्न उस बुकलेट में, मैनुअल में बताया होता है कि अगर सही है तो एक दीजिए, गलत है तो 0 दीजिए। वो अलग अलग होता है हर टेस्ट का। तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे, फिर उसका मेन स्कोर निकाल लेंगे। मेन स्कोर का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है उसका एक फॉर्मूला दिया गया होगा। फिर फॉर्मूले में डाल के आप उसकी वैल्यू निकाल के, और वैल्यू के बाद जो है आपको, इवन फोर्थ सेमेस्टर में आपके सीनियर अभी कर रहे होंगे, उनको करना भी है एक बुद्धि परीक्षण। तो फोर्थ सेम में तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन कॉलेज खुल जाए तो मैं आपको ये दिखा दूंगी। ठीक है ना? तो इसमें क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, कोई मैथ्स का इंटेलिजेंस टेस्ट बना सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी होता है। ठीक है मनीष? तो जब कॉलेज खुलेगा मैं आपको दिखा दूंगी ये कैसा होता है। ओके वैसे मैम। वैसे ऑनलाइन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो अपना चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जी मैम। चलिए। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट पे जाने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट जरूरी क्यों है, या ये कहें कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो कभी अगर इस तरीके से आ जाए प्रश्न, तो आप एक दो पॉइंट में इसका आंसर लिख सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो हमारे हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम जो है अपनी सामान्य मानसिक योग्यता की क्षमता को माप सकते हैं कि हम हमारा जो मानसिक स्तर है वो किस लेवल का है। तो इसको मेजर करने के लिए, तो पहला पॉइंट है कि सामान्य बौद्धिक स्तर का आकलन करने के लिए, एस्टिमेशन ऑफ जनरल मेंटल इंटेलेक्चुअल लेवल। ठीक है। दूसरी विशेषता ये है या यूटिलिटी ये है कि जो शैक्षिक सफलता है उसका हम पूर्व कथन, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इसका मेंटल एज यह है, तो ये बच्चा जो है भविष्य में ये कर सकता है। ठीक है, तो हम बच्चे की मानसिक आयु के अनुसार हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यह बच्चा भविष्य में ये काम कर सकता है, ये योग्यता है इसमें, इसकी क्षमता ये है, ये इतना कुछ कर सकता है। ठीक है ना? और तीसरा पॉइंट हम डाल सकते हैं कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए, अप्रेजल ऑफ पर्सनालिटी, किस तरीके का पर्सनालिटी है, पुअर परफॉर्मर है या मतलब किस तरीके का है, ये हम उससे मेजर कर सकते हैं, उसके व्यक्तित्व को हम इससे माप सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये जस्ट एक टॉपिक बता दिया आपको कि अगर यूटिलिटी आ जाए, जैसे हम उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हेल्प हो सकती है कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस फील्ड में इसका इंटरेस्ट है ना। तो इन सारी चीजों में जो है बुद्धि परीक्षण का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। दूसरी बात जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, आप उसको पढ़ने से पहले एक फ्लो चार्ट जैसा बना लीजिए। हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दो क्राइटेरिया में हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्रियान्वयन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, क्रियान्वयन के आधार पर दो प्रकार का इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। पहला होगा इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, और दूसरा होगा ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। दो कैटेगरी हो गई, किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, सेकंड क्लासिफिकेशन में आ जाइए, ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स। एकांश मतलब प्रश्न, प्रश्न एकांश का मतलब प्रश्न है, आइटम का मतलब। ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स चार प्रकार के बुद्धि परीक्षण होंगे। पहला होगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। दूसरा होगा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तीसरा लिखिए क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। चौथा होगा अभाषाई बुद्धि परीक्षण, नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट। नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, अपने फ्लो चार्ट को देखिए। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है ना, दो कैटेगरी में हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। पहली कैटेगरी होगी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरी कैटेगरी होगी ऑन द बेसिस ऑफ आइटम। ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंटेलिजेंस टेस्ट दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से? इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ आइटम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आएगा हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट और नॉन लैंग्वेज टेस्ट। क्लियर है? अब इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जितने भी टेस्ट हैं, अब आगे कंफ्यूज कहाँ होंगे मैं अभी ही बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है और इंडिविजुअल है, तो कोई ग्रुप के साथ वर्बल भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। समझ रहे हैं कि ये तो कैटेगरी है, श्रेणी है कि इंडिविजुअल होगा कि ग्रुप होगा, लेकिन ग्रुप में भी हो सकता है कि वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, है ना, परफॉर्मेंस हो सकता है कि ग्रुप में वो नॉन लैंग्वेज हो, इंडिविजुअल में वो वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। हम जब एग्जाम्पल दें, ठीक है, एग्जाम्पल्स टेस्ट कर दें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, इंडिविजुअल है, ये वर्बल है, ये नॉन वर्बल है या परफॉर्मेंस टेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहले परफॉर्मेंस के आधार पे, क्रियान्वयन के आधार पे। हमारा ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट क्या कहलाएगा? वैसा इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें हम एक बार में एक से ज्यादा बच्चों पे जब हम किसी परीक्षण को करते हैं तो वह क्या कहलाता है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। जब कोई जिसका क्रियान्वयन हम एक समय में एक से ज्यादा बच्चों पे करते हैं तो यह क्या कहलाता है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है, इसके कुछ उदाहरण लिख लीजिए। सबसे पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में बनाया गया था। लिखिए आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था, क्योंकि एक बार में ज्यादा
लोगों की भर्ती करनी थी, इसलिए सामूहिक रूप से इसका इस्तेमाल किया गया था। क्यों? क्योंकि इनका क्रियान्वयन एक समय में एक से ज्यादा इंडिविजुअल पे हम कर सकते थे। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। कुछ भारतीय टेस्ट भी हैं, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, जिसमें प्रयाग मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, आर के टंडन का सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण, एससी जोशी मानसिक योग्यता परीक्षण, वनाट सामान्य बुद्धि परीक्षण प्रमुख है। लिख लिया? अब आते हैं इंडिविजुअल टेस्ट पे। इंडिविजुअल टेस्ट क्या है कि जब हम किसी बुद्धि परीक्षण का क्रियान्वयन एक समय में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल पे करें, तो ऐसा परीक्षण क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट कहलाएगा। एक समय में एक ही इंडिविजुअल पे करते हैं। तो एग्जाम्पल लिखते हैं कि सबसे पहला व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण बिने और साइमन के द्वारा 1905 में बनाया गया था, वही जिसकी चर्चा हम इसके पहले भी कर रहे थे। इसे हम बिने साइमन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख लीजिए जो इंडिविजुअल टेस्ट है उसका। कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, KOHS ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ये अपने वहां है, कभी जब भी आप आए कॉलेज तो आप देख सकते हैं इसे। कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ठीक, तो नाम आप याद रखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने सीख लिया कि दो प्रकार के टेस्ट हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप। ग्रुप में हमने एग्जाम्पल देखा आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, और कुछ भारतीय टेस्ट भी आपने देखे जिसमें हम एक वक्त में किसी परीक्षण का क्रियान्वयन एक से ज्यादा यानी समूह पे कर रहे थे। ठीक, और इधर हमने बिने साइमन टेस्ट, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट और पास अलोंग टेस्ट को ब्लॉक डिजाइन, ये सारे हमारे क्या थे? इंडिविजुअल टेस्ट थे इंटेलिजेंस के। इसका क्रियान्वयन एडमिनिस्ट्रेशन हम एक समय में एक ही व्यक्ति पे कर सकते हैं। याद हो गया? यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स, सबसे पहला आता है हमारा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या कहलाएगा? जिसमें लिखित शब्दों, वर्ड्स है ना, जिनमें लिखित शब्दों अर्थात लिखित भाषा का प्रयोग निर्देश देने तथा परीक्षण के एकांशों या प्रश्नों में किया जाता है। तो इससे क्या एक बात क्लियर हो गई? इससे एक बात ये क्लियर हो गई कि इसमें व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा वर्बल टेस्ट है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, या वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट भी हो सकता है और वर्बल ग्रुप टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होगा कि इनके प्रश्नों में शब्दों का प्रयोग, इंस्ट्रक्शन में शब्दों का प्रयोग होगा, लेकिन वह इंडिविजुअल एक बार में एक ही व्यक्ति पे क्रियान्वयन इसका हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, लगता है कनेक्शन मिस हो गया है।